2025 की शुरुआत तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी दर्दनाक रही है। निफ्टी और सारे ही स्टॉक मार्केट के मेजर इंडाइसेस अपने मंथली लोज को तोड़े जा रहे हैं। कई लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20-30% तक गिर चुके हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत तो पूछो ही मत। तो क्या ये पूरा साल ही बर्बाद रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव होप है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं कि क्या 2025 सबसे बेकार साल रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के ऊपर में हमेशा डेटा सेंट्रिक चीजों के ऊपर में बात करते हैं और उसी के बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूं। अब इस साल की शुरुआत कितनी डिफिकल्ट हुई है ये आप और मैं दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस साल में आने वाले समय में किस तरह से प्लानिंग करी जाए। और इस प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा कुछ मेजर इकोनॉमिक डेटा, जिसके मदद से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये साल में एक्चुअली क्या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम पोस्ट इलेक्शन क्रैश को डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय जीडीपी डेटा, इंटरेस्ट डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और बाकी इकोनॉमिक डेटा को भी हम चेक करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द पोस्ट इलेक्शन करेक्शन फेज। स्टॉक मार्केट में एक बहुत कॉमन फेनोमेनन है प्री इलेक्शन रैली। जब जब किसी कंट्री में मेजर इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं तो उस इलेक्शन से पहले जनरली स्टॉक मार्केट एक आउटरन देता है। आप इंडियन मार्केट को भी देख सकते हो और ये रहा यूएस मार्केट का डेटा। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि लीडिंग पार्टीज पूरी कोशिश करती है इकोनॉमिक डेटा को ग्लोरीफाई करके दिखाने का, एंड हेंस स्टॉक मार्केट जनरली इलेक्शंस के समय पे ऑल टाइम हाई के करीबन होते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स पे काम करता है, तो इसी वजह से जब इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं और मार्केट में सर्टेनिटी वापस आ जाती है तो ये स्टॉक्स अपने ओरिजिनल वैल्यूएशन की तरफ फिसल के आ जाते हैं, जैसा कि आप अभी स्टॉक मार्केट में देख रहे हो। मैं स्क्रीन पे आपको कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे 2014, 2019 और अभी 2024 में यही सेम चीज प्ले आउट हो रही है। अगर मार्केट किसी भी रीजन से बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो लॉन्ग टर्म में हमेशा याद रखिए कि वो उसी स्पीड से वापस नीचे भी आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज मोर अबाउट द वैल्यूएशंस रादर देन द मल्टी बैगर पोटेंशियल ऑफ एनी इंडेक्स। अब ऑन एन एवरेज ये फॉल 20% तक भी हो सकता है और जिसमें से 15% तक तो अभी हम कवर कर चुके हैं, बट अब मार्केट यहां से 10% और गिरेगा या नहीं ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। बट ये याद रखिए कि हर इलेक्शन में हमेशा मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी क्रिएट जरूर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट हम जीडीपी ग्रोथ डेटा को ट्रैक करते हैं। जीडीपी किसी भी देश का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट होता है। ये एक मेजर है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी किस तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी ग्रोथ हाई है तो इसका मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन, जॉब्स और इनकम बढ़ रही है। 2022 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% की थी, जो कि बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि हम कोविड से रिकवर कर रहे थे। 2023 में यह नंबर 6.8 हो गया गिर के, 2024 में यह नंबर 6.5 तक आया एंड इस साल एस्टिमेट किया जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5 के नीचे रहेगी। तो अब ये तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो जरूर कर रही है, बट ग्रोथ का रेट स्लो डाउन हो रहा है। इसी को कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ का स्लो डाउन होना। इसका स्टॉक मार्केट पे ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जीडीपी तो महंगाई के साथ भी बढ़ जाती है, मतलब अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है और आप खरीद नहीं पा रहे हो तो भी जीडीपी इंक्रीज होगी। और सिमिलरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर मेजर प्रोजेक्ट्स पे हो रही है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप पे ना पड़ेगा तो भी जीडीपी इंक्रीज होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश की आर्थिक सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। इनफैक्ट जीडीपी कैलकुलेशन के ऊपर में अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और हमारे सेविंग्स को इंपैक्ट करता है। बट खैर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जीडीपी ग्रोथ अगर स्लो डाउन होता रहेगा तो स्टॉक मार्केट की पिटाई चलती रहेगी जब तक ये नंबर नॉर्मलाइज ना हो जाए। मैं आपको जीडीपी के कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स बता देता हूं कि अगर ऐसा होता है तो जीडीपी के नंबर्स बेटर आते हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। बेसिकली गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी मोमेंटम पकड़ सकती है। सेकंड ग्रोथ ड्राइवर है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। पीएलआई स्कीम से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो देश की इकोनॉमी के लिए एक बेटर सिनेरियो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर रहेगा सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस। आईटी, फाइनेंस, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारे इंडिया की जीडीपी में मेजर प्लेयर्स हैं। अब ये तो ग्रोथ ड्राइवर्स रहे, कुछ चैलेंजेस भी समझ लो। ग्रोथ स्लो डाउन अगर इंटेंसिफाई होती है तो इसका इंडिया के एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा एंड एक्सपोर्ट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन जीडीपी ग्रोथ। और एक चैलेंज जो हमें देखना पड़ेगा वो है प्राइवेट कंजम्पशन स्लो डाउन होने का रिस्क। अगर जॉब्स ग्रो नहीं करेगी, सैलरीज ग्रो नहीं करेगी तो प्राइवेट कंजम्पशन भी ऑलरेडी श्रिंक होता आपको भी दिख रहा है। ऑल्दो सरकार ने इसको करेक्ट करने के मेजर्स लिए हैं जिसे हम नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज इंटरेस्ट रेट में डिस्कस करेंगे। अगला मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट रेट्स।
आरबीआई रेपो रेट को कंट्रोल करता है मार्केट में लिक्विडिटी को रेगुलेट करने के लिए। अगर रेपो रेट कम होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि मार्केट में सब कुछ चंगा रहेगा, क्योंकि लोन सस्ते दाम पे मिलेंगे तो बिजनेसेस एक्सपांशन फेज में चले जाएंगे और कंजम्पशन भी ड्राइव होगा, क्योंकि लोग भी तो लोन ले पाएंगे, राइट। आपका होम लोन, कार लोन सस्ता होगा तो आप लोग स्पेंड करने की हिम्मत करोगे, और सिमिलरली अगर मैन्युफैक्चरर को लोन सस्ता मिलेगा तो वो मैन्युफैक्चर करने की भी हिम्मत करेगा। करंट सिचुएशन में आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस तो किया है, लेकिन फ्यूचर में और रिडक्शन का कोई प्लान नहीं है। अब ये तो आरबीआई अपनी अगली मॉनेटरी मीटिंग में बताएगा कि 6.25 से और नीचे करेंगे या नहीं, बट अभी जो रेपो रेट कम हुआ है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें शायद इकोनॉमी पे देखने मिल सकता है। ये जनरली किया जाता है ताकि मार्केट में कंजम्पशन जो है वो ड्राइव हो। आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैलेंज ही तो ये है कि मिडिल क्लास स्पेंडिंग एकदम थम सी गई है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे चेकआउट जरूर कर लेना। बट अभी आपने वो इनकम टैक्स वाली बात भी सुनी होगी कि कैसे टैक्स स्लैब जो है वो अगले साल से कम होने वाले हैं। बेसिकली 12 लाख तक के जो कि एक मिडिल क्लास की इनकम होती है, नो टैक्स रहेगा, करेक्ट। तो ये भी ड्राइव करेगा हमारे मिडिल क्लास के कंजम्पशन को। सो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट काट के तो काम कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी होती है वो है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो एक्चुअल ग्रोथ बहुत स्लो डाउन रहेगी। चलिए उसे पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीआई डेटा। अब हम इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट के टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी देश का ओवरऑल प्राइस लेवल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जो कि कंजम्पशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाल फिलहाल में देश की इन्फ्लेशन बहुत हायर लेवल पे थी, ऑल्दो अब वो कंट्रोल हो चुकी है। रीसेंट इन्फ्लेशन डेटा काफी बेटर आया था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिडिल क्लास की कंजम्पशन वापस ट्रैक पे आ सकती है, विच कैन एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। बिकॉज अभी इन्फ्लेशन कम होती दिख रही है तो मुझे 2025 में इन्फ्लेशन क्रैश का मेजर मुद्दा नहीं दिख रहा है। लेट अस डिस्कस फिस्कल डेफिसिट नाउ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग करेगी, जो कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन दोनों को इंपैक्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट ने फिस्कल टाइटनिंग की तो इंफ्रा स्पेंडिंग स्लो हो सकती है, जो कि मार्केट के लिए एक रिस्क की फैक्टर होता है। अगर फिस्कल पॉलिसीज एक्सपांशन फेज में हो तो इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि आरबीआई को फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे मजबूर कर देगा। अभी लेटेस्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि उनका फोकस फिस्कल डेफिसिट कम करने पे होगा। इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्लो होगा तो जीडीपी डेटा पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इसका। सो इस डेटा को भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ बिफोर आई गिव यू द कमेंट्री कि भाई 2025 एक्चुअली दिख कैसा रहा है, लेट अस कवर द फाइनल मेट्रिक जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अभी रिसेंटली Q3 के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं, और इस बार भी इकोनॉमी में ग्रोथ कुछ खास नहीं देखने मिली है। ओवरऑल निफ्टी 50 की कंपनीज ने सिंगल डिजिट ग्रोथ रिप्रेजेंट किया है लगातार तीसरी बार। इसका मतलब हमारे देश में बिजनेसेस की ग्रोथ कुछ खास तेजी से हो नहीं रही है। अब स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां बिजनेसेस ट्रेड होते हैं, और अगर ओवरऑल बिजनेस सेक्टर ही दिक्कत में है तो स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश साइन कैसे हो सकता है भला। आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितना तेजी से इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। इसका मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि अर्निंग्स जो है वो स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट काम होता है अंडर वैल्यूड चीजों को खरीदना, और अगर इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड रहेगा तो भला कैसे चलेगा। अब आज के तारीख में देखा जाए तो इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड कैटेगरी में जरूर आ चुके हैं, बट अगर अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगी तो वैल्यूएशन ग्रोथ भी उसको फॉलो नहीं करेगी। हेंस आज के तारीख में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कोई इंटेंशन नहीं दिख रहा है टू रीस्टार्ट द बाइंग इन दिस मार्केट। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्चुअल फंडामेंटल्स का पार्ट होता है। अगर किसी कंपनी की अर्निंग एक्चुअली ग्रो नहीं कर रही है तो आप खुद सोचिए कि उसका शेयर प्राइस कैसे ग्रो करेगा। सिंगल डिजिट अर्निंग्स आना तो इन्फ्लेशन के बराबर ही अर्निंग्स हो गई ना। तो रियल वर्ल्ड में सेल्स ग्रोथ या फिर रियल वर्ल्ड में SKUs का ग्रोथ सच में हमें देखने मिला या नहीं, ये भी सवाल इन्वेस्टर्स को पूछना चाहिए। सो विद ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, अब क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट 2025 में क्रैश कर जाएगा या फिर एक नया हाई बनाएगा? देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस आई एम नॉट वेरी बुलिश विद 2025, मीनिंग आई डोंट सी अ बुल रन बीइंग स्टार्टेड इन दिस ईयर। ये जनरल स्टॉक मार्केट का ट्रेंड रहा है। 2023 से लेकर 2024 तक के मार्केट ने 40% तक के रिटर्न्स दे दिए। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ रिटर्न कंसिडरिंग कि हम एक निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज के तहत ये नंबर अपने आप 15% पे तो आ ही सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं होगी, ये चीज समझ लो। 2025 ओवरऑल मार्केट के लिए भले ही बुलिश नहीं रहेगा, लेकिन इस साल भी सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम करेगा। ये चीज समझिए, दिस पीरियड इज द आइडियल स्टॉक मार्केट पीरियड। स्टॉक मार्केट आइडियली बुल रन में नहीं होता है, स्टॉक मार्केट जनरली ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर जाता है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट की है तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा नया हो सकता है, पर जितने भी लोगों ने 3 4 5 साल स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बिताए हैं, उन्हें वैसे भी पता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जा नहीं सकता। सो एम आई वेरी बेरिश ऑन दिस ईयर? द आंसर इज नो।
बिकॉज आई रियली फील द वैल्यूएशंस आर फेयर इनफ, और रेपो रेट रिडक्शन, सीपीआई रिडक्शन और इनकम टैक्स रिडक्शन की वजह से मुझे तो लगता है मिडिल क्लास बाइंग जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर, आई मीन 2025 की ईयर में ही इंप्रूव हो जाएगा, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमको मार्च महीने से वैसे भी देखने मिल जाएगा। हेंस डेफिनेटली आई एम नॉट सुपर बेरिश ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मुझे सच में एज सच कोई फंडामेंटल दिक्कत नहीं दिख रही है। बट विद दैट सेड, आई एम डेफिनेटली नॉट बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट्स, एंड आई वुड रादर ट्रेड सेक्टर्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन ब्रॉड बेस इंडाइसेस। बेसिकली एसआईपी से बेटर 2025 में स्विंग ट्रेडिंग रहेगी। आपका क्या ओपिनियन है, 2025 में स्टॉक मार्केट क्या डायरेक्शन लेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप स्टॉक मार्केट को प्रोफेशनल वे से सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को जरूर चेकआउट करना। पीडीपी के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।